हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि डेड सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सोन रिवर को लेकर के, तो सोन रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, हमारे इंडिया के सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में अमरकंटक हिल है और अमरकंटक हिल से ओरिजिन होता है सोन रिवर का। सोन रिवर जो है वो गंगा रिवर की साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो होती है। लास्ट में सोन रिवर जो है वो बिहार में पटना के पास जा कर के गंगा रिवर में मर्ज हो जाती है। अभी हमने एक इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस किया कि साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो होती है सोन रिवर गंगा रिवर की। तो गंगा रिवर की अगर हम साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर सबसे लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, उसका नेम है यमुना रिवर। और सेकंड नंबर पर आता है सोन रिवर का। ओके, मींस सोन रिवर जो है वो गंगा रिवर की सेकंड लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सोन रिवर और गंगा रिवर से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज आप सभी को पता है 21 जून है और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ? अगर हम हमारे एंशिएंट हिस्ट्री टाइम से देखें तो योगा का ओरिजिन, योगा का जो इम्पोर्टेंस है वो इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। इंडिया ने कोशिश की 2014 के टाइम में, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जब 69 सेशन चल रहा था उस टाइम इंडिया ने वहाँ पर डिस्कशन किया और एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की कि योगा जो है उसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमें इसे इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर 2014 में ही उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया और फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे को 21 जून को 2015 में सेलिब्रेट किया गया। तो आपका क्वेश्चन आज का ये है कि हर साल जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसकी एक थीम डिसाइड की जाती है। तो 2022 का इंटरनेशनल योगा डे का क्या थीम है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है महाराष्ट्र स्टेट को लेकर के। आप सभी को पता है अभी प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के इलेक्शन हुए और इसी तरीके से वहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर है महाराष्ट्र स्टेट में। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर के भी वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन हुए और उसमें भी जिस तरीके से राज्यसभा के इलेक्शन में वहाँ पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी, सेम इसी तरीके से वहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना के जो एमएलएज हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से क्रॉस वोटिंग होने की वजह से बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उनकी ज़्यादा संख्या में जीत हुई। ओके, तो यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स, उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे इंडिया में बाईकैमरल लेजिस्लेचर का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। सबसे पहले 1919 के टाइम में एक एक्ट पास किया गया था हमारे इंडिया के लिए। आप सभी को पता है ये वो टाइम है जब हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल था। तो उस टाइम में एक एक्ट पास किया गया जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। और उस टाइम 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में डिसाइड किया गया कि इंडिया में नेशनल लेवल पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश की जाएगी। और इसीलिए इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम जानते हैं राज्यसभा के नाम से, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए 1935 का जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें डिसीजन लिया गया कि इंडिया में जो प्रोविंसेज हैं, इंडिया में जो स्टेट हैं, उनमें भी बाईकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो किया जाएगा। और इसी तरीके से सबसे पहले 1937 में जो बंगाल था वहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो किया गया प्रोविंसेज में। तो ये तो हमने डिस्कस की कि किस तरीके से बाईकैमरल लेजिस्लेचर का जो प्रोसीजर है वो इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। 1946 के टाइम में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और 1947 में जब हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है और उसमें डिसीजन लिया जाता है कि किस तरीके से
से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया जाएगा, तो उसमें जब बाइकैमरल लेजिस्लेचर की स्टेट लेवल पर बात आती है तो जो भी हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इसका अपोज किया। ओके, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये डिस्कशन किया गया और कुछ स्टेट्स को बिगिनिंग टाइम में कुछ स्टेट्स को ये जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए, और उन स्टेट्स के नेम हैं बिहार, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस आप सभी को पता है ना, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, एंड वेस्ट बंगाल। ये वो स्टेट थे जिनको स्टार्टिंग में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो यहाँ पर दी गई। अब बात आती है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में 1969 में जो है वो वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबोलिश कर दिया गया था। ओके, अभी कुछ टाइम पहले हमने ये देखा कि वेस्ट बंगाल में फिर से डिमांड की गई है कि हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको दोबारा से एस्टेब्लिश किया जाए। जब वेस्ट बंगाल ने अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव किया था, उसके बाद में जो पंजाब है उन्होंने भी कुछ टाइम के बाद में अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिमोलिश कर दिया था। तो ये हमने बेसिक फैक्ट देखे। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में क्या सिचुएशन है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इनके नेम आपको पता होना चाहिए और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे इन स्टेट्स के नेम। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आर्टिकल 169 जो है उसमें बताया हुआ है कि आर्टिकल 169 में ये बोला हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो स्टेट के पास में पावर है। स्टेट जो है वो 2/3 मेजोरिटी मीन्स स्पेशल मेजोरिटी से अपने यहाँ पर पास करे कि हमें क्या करवाना है, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन करवाना है। जिस स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन करवाना है, मान लो वेस्ट बंगाल में दोबारा से डिमांड आ रही है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में MP स्टेट में आ रही है, इसी तरीके से राजस्थान स्टेट में डिमांड बार बार की जाती है कि हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हो। तो स्टेट जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करे उस रेजोल्यूशन को, उसके बाद में पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास करे। ये इसका जो बनाने का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है और डेमोलिशन का जो प्रोसीजर है वो सेम है। तो स्टेट और पार्लियामेंट जब इस तरीके से कंपाइल फॉर्म में या कोलैबोरेशन में इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो उसमें स्ट्रेंथ की बताई गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 171 ये बोलता है कि किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम 40 हो सकती है, मतलब 40 तो होने ही चाहिए। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम ये हो सकती है कि देखो किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं, उसके 1/3 से ज़्यादा जो है वो उसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये किसी भी स्टेट में आप देख लो, जैसे राजस्थान में 200 सीट है, तो 200 सीट का कितना 1/3 कितना होएगा? 66 होएगा, मतलब मैक्सिमम इतने हो सकते हैं और मिनिमम तो 40 हो ही सकते हैं। ओके, अब हम मेंबर्स की बात कर लेते हैं कि मेंबर्स को किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट एंड नॉमिनेट किया जाता है। तो दोनों ही प्रोसीजर होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन भी का प्रोसीजर भी होता है और नॉमिनेटेड का प्रोसीजर भी होता है। ध्यान आपको ये रखना है कि डायरेक्टली इलेक्टेड ये मेंबर्स नहीं होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड जैसे कि हमारे MP होते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स MLA जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जो पर्सन इलेक्टेड होते हैं उनमें से 1/3 लोगों को जो किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। 1/3 लोगों को जो है वो किसी भी स्टेट की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है, ओके, उससे रिलेटेड पंचायत से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें 1/12 लोगों को जो है वहाँ के जो टीचर्स हैं उस स्टेट के वो इलेक्ट करते हैं। 1/12 लोगों को वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं ओके वो इलेक्ट करते हैं और बचे हुए जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेटेड किया जाता है गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा जो नॉमिनेटेड किया जाता है उसमें 5 क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें आर्ट है, साइंस है, लिटरेचर है, सोशल सर्विस है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, ये वही पॉइंट है जिनके बेसिस पर जो हमारा राज्यसभा है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से पहले जाना जाता था, उसमें भी इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर क्या किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म्स लिखी हुई है।
ओके। लेकिन स्टेट में जब बात आती है नॉमिनेशन की, तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया और ऐड किया गया है, और वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट। इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। ओके तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम से रिलेटेड हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया, जो प्रोसीजर है उनके बारे में भी डिस्कस किया, और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अग्निपथ स्कीम को लेकर के। जो हमारी आर्मी है उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि जून 2023 में जो अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो अग्निवीर को हम इंक्लूड करेंगे आर्मी में, वो अपनी सर्विस को जून 2023 में ज्वाइन कर लेंगे। पहले बैच में 40,000 जो अग्निवीर हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, और उनके प्रोसीजर के लिए बोला जा रहा है कि फर्स्ट टाइम में जो है वो 25,000 अग्निवीर का जो प्रोसीजर है वो एस्टेब्लिश होगा। इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लास्ट में लिख रखे हैं कि जो भी कैंडिडेट्स अग्निवीर के रूप में इंक्लूड किए जाएंगे आर्मी में, वो 4 साल का उनका टर्म रहेगा, उसके बाद में जिसमें 6 महीने का उनका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और 4 साल के बाद में जब वो 4 साल का अपना पीरियड कंप्लीट कर लेंगे और जब उनको इस सर्विस से डिस्चार्ज किया जाएगा, कुछ पर्सनस को तो इंक्लूड कर लिया जाएगा परमानेंट जॉब के रूप में, और कुछ को जब डिस्चार्ज किया जाएगा तो उनको सेवानिधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोई भी पेंशन और कोई भी ग्रेजुएटी जो है वो इस प्रोसीजर ये जो स्कीम है इसके अंदर एंटाइटल्ड नहीं है। तो ये बेसिक फैक्ट्स वैसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर के। यहाँ पर जो आर्टिकल है आप सभी को पता है, हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो चाह रही हैं कि उनकी तरफ से भी कोई पर्सन को वो खड़ा करें एक अपोजिशन लीडर के रूप में, कि जिनको, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ ने माना है कि हमारे पास में काफ़ी स्ट्रेंथ है और हम अपने कैंडिडेट्स को जितवा सकते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर अपोजिशन पार्टीज़ कोशिश कर रही हैं कि किसको प्रेसिडेंट का जो नॉमिनी है वो बनाया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने एनसीपी लीडर शरद पवार को, फिर बात की उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की, और अब बात की गई वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर रह चुके हैं गोपाल कृष्ण गांधी। तो उनसे जब ये बात की गई, ओके, फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर, तो उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के डिनाई कर दिया है। पहले शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी डिनाई कर दिया, और अब गोपाल कृष्ण गांधी ने भी डिनाई कर दिया है। लेकिन गोपाल कृष्ण गांधी ने ये बात बोली कि हमारी सेंट्रल पॉलिटिक्स में कोई इम्पोर्टेंट रोल किसी पर्सन का रहा हो, उसको हमें नॉमिनी बनाना चाहिए प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। और अब यशवंत सिन्हा जो इम्पोर्टेंट नेम है, जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में, तो उनका नेम जो है वो आगे रखा जा रहा है कि उन्हीं को फाइनेंस मिनिस्टर का रोल प्ले किया था। यूपीए गवर्नमेंट नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का रोल प्ले किया था, और उनका जो नेम है उनको कैंडिडेट के रूप में रखा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर राजस्थान स्टेट की कोई स्पेशल स्कीम के बारे में इसमें बताया गया है। देखो, राजस्थान गवर्नमेंट जो है उन्होंने 2019 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, और उन्होंने डिसीजन लिया था कि आने वाले प्रेजेंट टाइम में अगर हम देख रहे हैं कि एजुकेशन का जो लेवल है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो चिल्ड्रन हैं और उनके फैमिली हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स का कंपैरिजन करें तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल की अवेलेबिलिटी नहीं है, और ये एक मेन रीजन माना गया कि ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग प्राइवेट स्कूल में जो एडमिशन है वो अपने चिल्ड्रन का ज़्यादा करवाते हैं। तो इसको लेकर के राजस्थान गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके, स्टार्टिंग में उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट में 1 स्कूल उन्होंने ओपन की। रिस्पॉन्स देखा कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और फिर उसके बाद में उन्होंने ये जो स्कूल हैं उनको हर लेवल पर खोलना स्टार्ट कर दिया। अभी उनका जो लास्ट ईयर जो बजट है उसमें भी डिसीजन लिया गया कि जल्द से जल्द और भी 1200 स्कूल्स को ओपन किया जाए। 200 जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनको विलेजेस लेवल और टाउन लेवल पर भी ओपन किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में अगर हम इंक्लूजन की बात करें तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की जो स्कीम है, गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं, उन्हीं में चिल्ड्रन का इंक्लूजन हो। मीन्स गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रॉफिट रहे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का जो पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल में, तो फ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर आप देखोगे तो फी स्ट्रक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। एक पॉकेट लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट होता है एक फैमिली में अगर वो प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एंट्री करवाते हैं। तो ये तो हमने स्कीम के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि इशू क्या है। इशू ये है कि उन्होंने स्कूल एस्टेब्लिश किए, लेकिन जो ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रोफिएंट तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आदी नहीं है, उनके हैबिचुअल नहीं था, वो हैबिट में नहीं है उनके कि वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उसको कवर कर सकें। जो भी इश्यूज टीचर्स को फेस करने पड़ रहे थे, तो इसको लेकर के राजस्थान गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो टीचर्स हैं उनको लेकर के भी ट्रेनिंग मोड लाया जाएगा, और फिर ट्रेनिंग जो प्रोसीजर है उसके थ्रू जो इश्यूज हैं टीचर्स को लेकर के उसको कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। और इसमें श्रीगंगानगर में स्पोकन इंग्लिश का जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया, और इस ट्रेनिंग में जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया, ताकि जो प्रॉब्लम है और जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, उसको हम बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंट कर पाए। क्योंकि जो स्कूल हैं वो किससे चलेंगी, टीचर्स बेटर एजुकेशन उनके पास होएगा तभी तो वो एजुकेशन दे पाएंगे ना चिल्ड्रन को। तो उनको इनिशिएटिव, उनको एक तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश के फ्लो में लाने की कोशिश की जा रही है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बेटर इनिशिएटिव है एक तरीके से। जो पॉपुलेशन उनके जो अगर हम बात करें उनका जो इकोनॉमिक बर्डन है उसको रिजोल्व करने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, पेज नंबर 6 पर, और इस आर्टिकल में फर्स्ट आर्टिकल है जूलियन असांजे को लेकर के, जो विकीलीक्स के फाउंडर हैं। इस आर्टिकल में अभी जूलियन असांजे को लेकर के न्यूज़ में है कि यूके ने जो उनका एक्स्ट्रेडिशन जो है उसको क्लियर कर दिया है। मीन्स जो बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो जूलियन असांजे ने जब विकीलीक्स को फाउंड किया था तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, यूएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा उन्होंने रख दिए थे, जिसमें यूएस की क्या स्ट्रेटजी है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान में या अदर कंट्रीज में जो भी इशू देखने को मिले, उसमें यूएस ने किस तरीके से मॉडिफाई किया वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ के इश्यूज को, इन सभी को लेकर के जो भी जस्टिसेबल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उन सभी को रखा गया। जिसके बाद में रेगुलर यूएस कोशिश कर रहा है कि जो भी कंट्री जहाँ पर भी जूलियन असांजे रह रहा है वो कंट्री जो है वो जूलियन असांजे को सौंप दे, किसके पास में, यूएस के पास में। तो अब यहाँ पर जब वैसे देखो जूलियन असांजे जो है उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट में इस चीज़ को लेकर के अपील की है। अब इसका क्या रिजल्ट रहता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन जूलियन असांजे को अगर सौंप दिया जाता है यूएस के पास में, सरेंडर कर दिया जाता है, तो यूएस के पास में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि उनको कभी भी रिमूव जो है रिलीज़ नहीं किया जा सकता। ओके तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो जूलियन असांजे ने क्या किया, जर्नलिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने जो अपनी फ्रीडम है जर्नलिज्म में, जो फ्रीडम है सिर्फ उसी को सर्व किया है। तो सिर्फ आप जो जर्नलिज्म में जो फ्रीडम है उसको सर्व करने के बेसिस पर अगर इस तरीके के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो यूएस जो हमेशा अपने आप को फोरफ्रंट पर रखता है जब भी बात आती है ह्यूमन राइट्स की या कोई भी ऐसे सेंसिटिव इशूज की, तो वो बात करता है कि ह्यूमन राइट्स सेव होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो इश्यूज हैं वो सोल्व होने चाहिए। तो इस तरीके से जब अनजस्ट तरीके से आप किसी पर्सन को यहाँ पर कैप्चर करोगे और फिर उसकी जो फ्रीडम है उसको कैप्चर करने की कोशिश करोगे, तो जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके वैल्यूज़ हैं, उनको आप डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, हामिद अंसारी हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट बात रखी है अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में क्या इशू चल रहे हैं उनको लेकर के। राइटर ने बात रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर। राइटर ने बोला है कि हमें सभी को पता है कि इंडिया काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में काफ़ी माइनॉरिटीज़ हैं, काफ़ी लेवल पर अगर हम देखें रिलीजियस लेवल पर, लिंग्विस्टिक लेवल पर काफ़ी माइनॉरिटीज़ हैं, काफ़ी डाइवर्सिटी है इंडिया में। राइटर ने सिर्फ इम्पोर्टेंट बात ये बोली है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है, ओके देखो प्रीएम्बल को लेकर के तो ये भी बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन के पास में टाइम नहीं है और उसको ये लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें समझना है, तो अगर आपको ओवरव्यू लेना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो सिर्फ आप प्रीएम्बल को देख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है वो किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करता है। तो राइटर ने बोला है कि प्रीएम्बल में जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं,
जिनके बेसिस पर हमने काम करने की कोशिश की, इंडिया को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उन सभी बेसिक पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किया। तो हमारी प्रेजेंट टाइम में जो नेशन है, जो कंट्री है, उनको प्रियम्बल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमारे कंट्री को कंटिन्यू करना चाहिए। हमारे कंट्री का बिल्डअप जो है उन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पर होना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, हमारी जो डाइवर्सिटी है उनको इंक्लूसिव लेवल पर हम आगे लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम 10 लाख गवर्नमेंट जॉब जो है वो प्रोवाइड करेंगी। मतलब मिशन मोड में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वर्क करेगी। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि एम्प्लॉयमेंट के क्रिएशन की बात आई है। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में एम्प्लॉयमेंट एक मेजर नीड है और लोगों को ज़रूरत है, एक प्रॉब्लम है, और इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम कर रही है। मतलब जो भी लोगों की एक जो विश होती है, लोगों की जो एक लंबे टाइम से एक बार बार जो एक डिमांड की जा रही है, उसको आप लंबे टाइम तक छिपा कर नहीं रख सकते हो। बहुत सारे डाटा आप प्रेजेंट करके ये बात नहीं रख सकते हो कि हमारे इंडिया में तो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। दूसरी बात आई है कि प्राइवेट सेक्टर, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें मॉडर्न सेक्टर जैसे कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा डोमिनेटेड हैं और उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से कोई जॉब जो है, बहुत सारी जॉब जो है वो क्रिएट ही नहीं की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो उसको मॉडर्न गिग इकोनॉमी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएट हुई है, लेकिन या तो वहाँ पर हाई स्किल्ड जॉब है या फिर लो स्किल्ड है। मतलब जो हाई स्किल्ड पर्सन है उनके लिए इंक्लूजन है। यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि जॉब क्रिएशन की हमने बात रखती है कि हम जॉब क्रिएशन जो है वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देंगे। अब जॉब किस लेवल पर देंगे, कौन से एरिया में दी जाएगी, किस तरीके से उसमें काम किया जाएगा, कौन कौन सा, ये वो ही कालाबुरंगी डिस्ट्रिक्ट है मनरेगा साइट, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। वृंदा करात का जो आर्टिकल था ना, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड सोइल है और उसमें जो मैन हैं और वीमेन, उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो मैन को यहाँ पर पैसा ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि वीमेन का अगर कंपैरिजन करें तो मैन के कंपैरिजन में वो कम डिग आउट कर पा रही हैं यहाँ पर लैंड एरिया को। यहाँ पर पॉन्ड बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे, ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको डिस्चार्ज, ग्राउंड वाटर का चार्जिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। ओके, तो राइटर का ये बोलना है कि देखो जो भी इश्यूज हैं जॉब क्रिएशन को लेकर की ज़रूरत तो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूथ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जॉब क्रिएशन की तो ज़रूरत है, लेकिन जॉब क्रिएशन किस एरिया में किया जाएगा, उसके लिए क्या बेसिक फीचर होंगे, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। इसके अलावा कल का जो आर्टिकल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें बोला गया था कि वीमेन का एक कंपल्सन बेसिस पर इंक्लूजन होना चाहिए, तभी हम इक्वलिटी लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर भी राइटर ने ये बात बोली है कि जो भी जॉब क्रिएशन हो उसमें जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में 2015 में एक श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 66A को। और इसमें ये बोला गया था कि जो हमारी प्राइवेसी है उस फंडामेंटल राइट को ये वायलेशन करता है। ओके, मतलब जो हमारा फ्री स्पीच है उसको इफेक्ट कर रहा है ये जो भी आईटी एक्ट है, और उसके बेसिस पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में दोबारा से न्यूज में क्यों है, दोबारा से न्यूज में ये है कि यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो है उसको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन उन सभी को कॉम्बैट करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी चाहता है, और इसमें इंडिया ने जो भी आईटी एक्ट 2000 के 66A प्रोविज़न में जो बात थी उनको इनडायरेक्टली इंडिया यहाँ पर एंटर करवाने की कोशिश कर रहा है। ओके, इंडिया चाहता है कि जो लैंग्वेज है उसका इस तरीके से सबमिशन हो कि जो सेक्शन 66A को हमने यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, अगर उसको इंटरनेशनल लॉ में हम इंक्लूजन कर देते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारी जुडिशरी ने बहुत सारे केसेस में जब बात आई तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉज की जो लाइन्स हैं उनके बेसिस पर भी ऑर्डर दिए हैं कि इंटरनेशनल लॉ में जो है ये बात रखी गई है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो जब
कुछ डिमोलिशन हुआ कुछ साइट्स का यूपी में। जब ये नुपुर शर्मा वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला, तो यूपी में एक पर्सन, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको डाइल्यूट किया गया, उसको डिमोलिश किया गया। ओके, तो उसके बाद में हमने आर्टिकल भी डिस्कस किए थे जिसमें इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो लॉ है उसके जो बेसिक प्रोविजन है उसके बारे में भी उन आर्टिकल में रखा गया था कि ये इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशन लॉ है, इसमें जो है वो बात रखी गई है प्रॉपर्टी को सेव करने की, किसी भी पर्सन का जो रेजिडेंस है उसको सेव करने की, होम जो है उसको सेव करने की। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल, कुछ केसेज हैं उनके बारे में बता रखा है कि विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2014, की एस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ओके, तो इन सभी में जो है जब जुडिशियल इनकॉर्पोरेशन की बात आई तो हमारी जुडिशरी ने इंटरनेशनल लॉ जो है उन सभी को रीडिंग करके, जब डोमेस्टिक लॉ में इनके बारे में कुछ पॉइंट एब्सेंट थे तो इंटरनेशनल लॉ को हमारी जुडिशरी ने रीड किया। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि अगर 66A को इनडायरेक्टली इंटरनेशनल ट्रीटी में हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, तो क्या दोबारा से ये जो भी एक्ट है वो रिवाइवल स्टेज में आ जाएगा इंडिया में। तो राइटर का बोलना है कि देखो, पहले तो यूनाइटेड नेशन में जब भी कोई ट्रीटी बनेगी तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया ने कोई प्रपोज किया है और डायरेक्टली उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। और बहुत सारी कंट्री हैं साइबर क्राइम को लेकर के, वो भी अपनी बात रखेंगी। अब मान लो कि इंक्लूड कर दिया तो इंडिया के पास में राइट भी है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास में राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 253 जो है वो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि इंटरनेशनल ट्रीटी को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वो किसी भी स्टेट में, स्टेट लेवल पर भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है विदाउट एनी स्टेट कंसेंट। ओके, 253 आर्टिकल में ये बात दे रखी है, पार्लियामेंट को ये पावर दे रखी है। लेकिन राइटर का ये बोलना है कि देखो, इनडायरेक्टली इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पर आपने इंसर्ट किया, लेकिन हमारी जुडिशरी जो है वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुकी है। तो हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पर हो सकता है कि इसको हम क्या नहीं करें, जो जुडिशरी है वो उसको डिक्लेयर कर दे कि हमने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रखा है, तो फिर इसको दोबारा से आप कैसे रिवाइवल ला सकते हो। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स रखे हैं राइटर ने दोबारा से इस आर्टिकल को लेकर के। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं, जो भी केसेस के बारे में हमने बात किया वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एल साल्वाडोर, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपनी जो करेंसी है उसके ऊपर डिक्लेयर कर दिया था। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन को, अभी प्रेजेंट टाइम में बिटकॉइन की जो वैल्यू है जो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है, तो इसमें बताया गया है कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री ने जो ऑफिशियल करेंसी के रूप में बिटकॉइन को अडॉप्ट किया था, क्या इन सब के वजह से भी बिटकॉइन के जो प्राइजेस हैं उनके ऊपर इफेक्ट देखने को मिला है। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि एल साल्वाडोर की जो इकोनॉमी है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी, क्योंकि जब उन्होंने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी के रूप में स्टार्ट किया था तो इस इनिशिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए लोगों को पहले स्टार्टिंग में फ्री बिटकॉइन भी दी गए थे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस करेंसी का यूज़ कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर तमिलनाडु का एक प्लांट है, यहाँ देखिए तमिलनाडु का थुडुकुडी जो एरिया है वहाँ पर स्टरलाइट कॉपर का एक प्लांट है, और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से इशू है। 2018 में कुछ लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद में पुलिस ने यहाँ पर फायरिंग कर दिया था जिसमें 13 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम से बंद रहा। अभी प्रेजेंट टाइम में देखो, जो ग्रुप है जो इसको एस्टेब्लिश किया था वो यहाँ पर एक बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, क्योंकि जब इसको बंद किया गया तो ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ इशू को रखा, और सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी कि हम मीडिएशन के बेसिस पर, देखो ये जो प्लांट है उसको एस्टेब्लिश किया गया था कॉपर के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। लोकल लोगों का ये मानना था, जो भी लोकल पीपल हैं, कि देखो एवरी डे अर्ली 3 AM ये जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैसेस को एमिशन करते थे, जिससे यहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग गई थी। यहाँ पर जो भी ये अपना एमिशन कर रहे थे, एमिशन करने की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस स्टेज में चला गया, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज जो है वहाँ के लोकल पर्सन को होने लग गई। ये तो बेसिक फैक्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल पर्सन हैं उन्होंने ये भी बात रखी कि ये जो जब भी कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है तो इंडस्ट्री को लेकर के कुछ बेसिक प्रोविज़न रखे जाते हैं कि इंडस्ट्री क्या करेगी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, इंडस्ट्री जो है वहाँ पर कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इस
प्रोजेक्ट ने ना तो यहाँ पर टॉयलेट का फॉर्मेशन, पॉन्ड का फॉर्मेशन या फिर अदर जो सोसाइटल फैसिलिटीज़ है वो कोई प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की, ना ही यहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनका इंक्लूजन किया यहाँ पर जॉब के लिए। तो इसके बेसिस पर भी यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला है। तो अब ये मीडिएशन के फॉर्म पर हो सकता है इसका सॉल्यूशन हो, यहाँ के लोगों का इंक्लूजन हो, जॉब को लेकर के, एमिशन को लेकर के डिस्कशन किया जाए और इस इश्यू को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने डाटा प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस की बात की है। अभी प्रेजेंट टाइम में यूनियन होम मिनिस्टर ने ये बोला, उन्होंने इनॉग्रेशन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो साइबर क्राइम जो हैं वो टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओके, प्रेजेंट टाइम में लोगों के पास में नेट कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, लोगों की फ़ोन के ऊपर अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिससे बेसिस पर आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ बात रखी गई है कि 2012 में अगर हम बात करें तो 3,377 साइबर क्राइम जो है वो रजिस्टर हुए थे। 2020 तक आते आते लगभग 50,000 जो केस है वो रजिस्टर होने लगे और 2025 तक ये बोला जा रहा है कि क्राइम रेट जो है वो 231% तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो साइबर क्राइम जो पोर्टल है वो गवर्नमेंट ने 3 साल पहले लॉन्च किया था, जिस पर अब तक 11 लाख कंप्लेंट आ चुकी हैं और आने वाले टाइम में सोशल मीडिया जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, आने वाले टाइम में जो केसेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, साइबर क्राइम को रेगुलेट करने के लिए हमें जो डाटा प्रोटेक्शन इशू है उसके ऊपर बेसिक लेवल पर काम करना होगा, ताकि साइबर क्राइम से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डिस्कशन आया है। वहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो 3 डे इंडिया की विजिट पर, और उन्होंने बोला है कि न्यू दिल्ली जो है वो कैनबरा की क्लोजेस्ट सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में है, और हम जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इंडो पैसिफिक जो भी टाइज हैं उनको रिवाइटलाइज करने की कोशिश करेंगे, जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक केस डिस्कस किया गया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, वहाँ पर एक मुस्लिम गर्ल ने प्रोटेक्शन मांगी है, उन्होंने शादी की और मुस्लिम गर्ल की जो एज है वो 16 ईयर। तो यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो डिमांड है वो इसीलिए की जाती है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते, क्योंकि मुस्लिम गर्ल से जब एक क्वेश्चन किया गया तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का जो पर्सनल लॉ है उसमें बोला गया है कि अबोव 15 ईयर्स की जो गर्ल है वो शादी कर सकती है। ओके, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होएगा तो उसके बेसिस पर जो भी मैरिज एज जो है, जो 18 एज है जिसको 21 करने की कोशिश की जा रही है, और 21 एज जो मैरिज एज होने के बाद में ये बेसिक प्रोविज़न रखे जा रहे हैं ना कि गर्ल्स का ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेवल इंक्रीज़ होगा, न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज़ होगा, अवेयरनेस गर्ल्स में ज़्यादा आएगी ताकि फैमिली प्लानिंग बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक कम्युनिटी, आप सभी को पता है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी होने से इस तरीके के इशू जो हैं वो अदर कम्युनिटी में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कम से कम जो बेसिक प्रोविज़न है उनमें तो इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के हैं, हमारे जो मिनिस्टर ने बोला है कि जल्दी इस प्रोजेक्ट को ओपन किया जाएगा सभी के लिए, क्योंकि ये कंप्लीशन के ऊपर आना है, मतलब जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट किया जा रहा है, और लगभग ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा पार्लियामेंट वाला एरिया है उसको दोबारा से रिज्यूनेट एंड रीडेवलप किया जा रहा है, वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। फॉरेन पेज पर मैक्सिमम जो बात है वो फ्रांस में जो इलेक्शन है उसको बारे में बताया गया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मेजोरिटी उनके पास में नहीं है, तो किस तरीके से वो अपने आप को बनाए रखेंगे इसके बारे में बात किया गया है, और रशिया यूक्रेन के बारे में जो इशू है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। कुछ स्टेट्स में, कुछ कंट्रीज़ में कुछ इशू दोबारा से इलेक्शन होने वाले, जैसे इजराइल में नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसके लिए वो तैयार है, प्रिपेयर है, उनके बारे में जो जनरल अवेयरनेस की बातें हैं उसके बारे में बात की गई है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।